नहीं हुआ? चलिए, कोनो टेंशन नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे अब? व्यंजन। और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना स्वर, तो उसमें एक देखिए जो ये था, क्या है ये? अनुस्वार की अनुनासी, बोलिए। अनुस्वार है ना, और ये क्या है? विसर्ग। तो ये जो दोनों आते थे, ये किसके अंतर्गत आते थे? ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ये जो दोनों आते थे ये अयोग वाह के अंतर्गत। और एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होगा? नहीं या रहित, ठीक है ना। और योग का मतलब क्या होता है, जो पहले में मैं बात कर चुका हूं, जुड़कर। और वाह का मतलब वहन करना या साथ रहना, ठीक है ना। तो जो साथ जुड़कर रहकर नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं वही क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। और ये अयोग वाह किसके साथ चलेंगे? किसके साथ चलेंगे? केवल स्वरों के साथ इस्तेमाल होंगे, केवल स्वरों के साथ प्रयोग होंगे। किसके साथ? स्वरों के साथ केवल प्रयोग होंगे। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं कंकड़, ठीक है ना। और कंकड़ को मैं यदि संधि विच्छेद करता हूं, सॉरी वर्ण विन्यास करता हूं, शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं, तो अगर देखें तो ये हो गया क, और यहां देखिए तो ये अंक कहां आ गया? देख रहे हैं ना, चला गया ना। तो ये आ गया इसके ऊपर। तो केवल ये स्वरों के साथ चलेगा। दिमाग में आ रहा है ना। और स्वर कितने होंगे? 11। तो ये स्वरों के साथ दोनों चलने वाला है। जैसे प्रातः अगर मैं लिखता हूं प्रातः, तो ये हो गया, यहां देखेंगे प अ, ठीक है ना, र हो गया, आ है ये, और उसके बाद से तो, और फिर अ के साथ ये आ गया। तो ये स्वर के साथ आ गया ना। तो इसलिए ध्यान देंगे कि जो अनुस्वार होगा सदैव स्वरों के साथ चलेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हेडिंग डालना होगा आपको क्या? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, कितने होते हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। मिटाएं इसको ना, इसको मिटा रहे हैं। तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। यानी जो स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, किसी ना किसी की सहायता से उच्चारित होंगे, सहायता से उच्चारित होंगे। और वो सहायता कौन करेगा? सहायता से उच्चारित होंगे। तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और सहायता किसकी लेते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। लिख लीजिए, इनकी संख्या कितनी होगी? 33। संख्या कितनी होगी? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से स्वर की संख्या आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, कितने? 13। लेकिन मूल रूप से आप जान पाए कितना, कि स्वरों की संख्या कितना जाने? 11। अंग और अह को विसर्ग के रूप में हम ले गए। वैसे ही बचपन के दिनों में हम इसको क्या पढ़ते थे? 36 पढ़ते थे। लेकिन अभी कितना जान रहे हैं? 33। जबकि छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों जो संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। और यही तीन मिलके क्या हो जाएंगे? 36। लेकिन आपको व्यंजन की संख्या बताना होगा, तो क्या बताएंगे? 33। वर्ण की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अंतिम में हम जो ये पढ़ा देंगे तो वहां वर्ण की बात करेंगे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की। तो लिखिएगा, अध्ययन की सरलता हेतु, अध्ययन की सरलता हेतु या स्पर्श के आधार पर या वर्ग के आधार पर
व्यंजन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो हम देखते हैं पहले क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है ना? और आप देखेंगे हर एक ये क्या हो गया? ये वर्ग कहलाएगा। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 और कितनी होगी? वर्गों की संख्या यदि पूछता है तो क्या जवाब देंगे? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 होंगे। तो 5 वर्ग में जो वर्णों की संख्या होगी कितनी होगी? 25 हो जाएगी। यानी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को यदि संख्या के रूप में निरूपित किया जाए या पूछा जाए कितनी संख्या होगी, तो जवाब क्या होगा? 25 होगा ना? संख्या कितनी होगी? 25 हो जाएगी। अब देखेंगे प्रत्येक वर्ग में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसको निकालने की जरूरी है। और वो रहस्य जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा? आप प्रश्न के मूल में नहीं पहुंच पाएंगे और सही रूप से जवाब नहीं देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम यह देखें, पहले हम ये देख लें कि इसका उच्चारण कैसे कैसे होगा। तो क का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण किससे होगा? तालु से, या इसी को बोलेंगे तालव्य से। ठीक है ना? इसी को तालव्य बोल सकते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा या मसुड़ा। ठीक है ना? और त वर्ग का उच्चारण दंत से, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। ठीक है ना? यानी जब क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा ये गला है, जो हमारा ये क्या है? गला है। यहाँ ये जो कंठ है इससे सीधे आवाज बाहर क्या होगी? निकलेगी। ये क वर्ग यहाँ से क्या हो जाएगा? उच्चारित होगा। ठीक है ना? वॉल्यूम बढ़ाओ तो इसका। ठीक है? वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, बढ़ाओ वॉल्यूम। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ क वर्ग का उच्चारण इस जो कंठ है इससे क्या होगा? सीधे तरीके से क, ख, ग, घ, ये 5 वर्ण यहाँ से क्या होंगे? निकलेंगे। आगे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो च वर्ग है, च, इसका उच्चारण क्या होगा? तालु से होगा। जब बोलेंगे च, छ, तो जो जीभ होगी, ये जो जीभ होगी, यहां मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? तालु है। तो जितनी बार आप इस छ, ज, झ, य को बोलेंगे उतनी बार ये जीभ इस तालु में क्या करेगी? उतनी बार ये जीभ इस तालु में स्पर्श कर रही होगी। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा च वर्ग। उसके बाद से ट वर्ग आ गया। तो जितनी बार ट वर्ग को बोलेंगे तो ये मुख है। ये क्या है? मुख। और यहाँ मुख में ये दांत है, और दांत में ये सब क्या लगा है? मसुड़ा है। क्या है? तो जितनी बार बोलेंगे ट, ठ, ड, तो ये जीभ इस मसुड़े में जाके क्या कर रही होगी?
स्पर्श करेगी। ऊपर वाले दांत के मसूड़े में जीभ क्या करेगी? ट ठ ड ढ ढ़, उतनी बार जीभ ऊपर वाले दांत के मसूड़े में जाके टकराएगी, स्पर्श करेगी। क्लियर है ना? उसके बाद से देखेंगे त वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो त को जितनी बार बोलेंगे तो ये जो त है, यहाँ जितने भी आगे की दांत है, ये जितने भी आगे का दांत है, इसमें जो जीभ होगी, ये जीभ क्या होगी? इस दंत में जाके बार बार टकराएगी। आगे वाले दांत से तो थ द ध न, ठीक है ना? आगे वाले दांत में जाके ये पूरे के पूरे क्या होंगे? सब बोलिए, ये सभी वर्ण आगे वाले दांत में जाके टकराएंगे सब। अंतिम है क्या? पांचवा प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो अगर आप प वर्ग का उच्चारण करना चाहते हैं तो ओष्ठ बिना सटाए या बिना स्पर्श किए बोल सकते हैं। दोनों ओठों को यदि तान दिया जाए, बोला जाए प अ बोल पाएंगे? नहीं ना, समस्या हो जाएगा ना। इसलिए जब ये वर्ण स्पर्श होंगे, जब ये वर्ण स्पर्श होंगे तभी इसका उच्चारण सही तरीके से हो पाएगा। जैसे प फ ब भ, सट रहा है ना? न बोल लोगे क्या? प को बिना ओठ सटाए बोलो, हो पाएगा? पता चलेगा कोई क्रांति होने रहा। हाँ, करते रह जाओगे, अभी बाद में पता चलेगा कि इसको नया टाइप का कोई बीमारी उपट गया। यही होगा ना? फिर कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये भूल जाता है तो इसकी कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग क्या करेंगे? केटीएम 2। क्या करेंगे? केटीएम 2, यानी कंठ वर्ग होगा के से, जो तालु है यानी च, ये तो आपको याद होगा ना, क च ट त प। तो क के से, च टी से, ट एम से, त डी से, प ओ से। केटीएम 2, कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग। इतना हो गया। चलिए आगे मैं बात कर लूं और इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये पूछता है कि ये स्पर्शी व्यंजन को यदि उच्चारण में लाया जाता है तो मूलतः यह कितने स्थानों को छूती है? तो कितने स्थानों को? 5 स्थानों को छुएगी, 5 जगहों को छुएगी। कौन कौन? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। यानी कम से कम जो मूल रूप से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वहां तो वह स्पर्श करेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो 5 स्थानों का स्पर्श करेगी। स्पर्श करने के कारण इसको हम बोलते हैं स्पर्शीय व्यंजन, और वर्गों में बांटने के कारण इसको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। समझ में आ रहा है ना? स्पर्श के कारण स्पर्शीय व्यंजन और वर्ग में बांटने के कारण इसको क्या बोला गया? वर्गीय व्यंजन बोला गया। क्लियर है ना यहाँ तक? फिर अब देखेंगे हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ रहस्य है, उस रहस्य को निकालना अत्यंत जरूरी है। ठीक है ना? तो अब मैं उस रहस्य को निकाल रहा हूं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग। यहां देख रहे हैं ना? अंग। ये नीचे एक बिंदी लगा हुआ है। अगर आप इस बिंदी की धारणा को समझेंगे तो बिंदी 4 जगह लगता है। कितने जगह लगेगा? 4 जगह लगता है। कितनी जगह? 4 जगह। देखिए इसको अभी आपने क्या नाम दिया था? अनुस्वार। क्या नाम दिया? अनुस्वार। उसके बाद से इसको आप क्या बोलेंगे? ये कहां लगेगा? कोई मुझे बताए? केवल क वर्ग का पांचवा अक्षर जो है, ठीक है ना? कौन? अंग। तो अगर ये लगेगा कितने वर्ण के साथ? एक वर्ण के साथ।
अनुस्वार कहाँ लगेगा? सभी स्वरों के साथ, यानी सभी स्वरों के साथ क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग सकता है। इसलिए 11 वर्णों के साथ, 11 स्वरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ताड़न जात वर्ण। क्या बोलते हैं? ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह या उस्त्रित, ठीक है ना, या उस्त्रित या द्विगुण चिन्ह, ठीक है ना, द्विगुण चिन्ह या ऊपर फेंका गया चिन्ह। क्या बोलते हैं? ऊपर फेंका गया चिन्ह। इतने नामों से हम जानते हैं ताड़नजात चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह, उस्त्रित चिन्ह, द्विगुण चिन्ह, ऊपर फेंका गया चिन्ह। तो ये लगता है आपको 2 वर्णों के साथ। कितने वर्णों के साथ? 2 वर्णों के साथ। किसके से? ड और ढ। यहां देखिए, इसके साथ अगर इसमें बिंदी नहीं लगा है तो ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होगा। अगर इसी के साथ यहां बिंदी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? ताड़नजात हो जाएगा ना। पूछता है कि ताड़नजात वर्णों की संख्या या उत्क्षिप्त वर्ण या उस्त्रित व्यंजन कितने हैं या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो कितने होंगे? 2। और ये क्या होता है कि जब आप किस ऐसे वर्णों को बोलते हैं तो जीभ ऊपर जाके झटके से मुड़ने का प्रयास, नीचे झपके ढ, जीभ झटके से जाएगी, ऊपर जाके टकरा के और मुड़ने का काम करेगी। ढ ढ ढ ढ हो रहा है ना। तो इस तरीके से जीभ क्या होगी? ऊपर जाके मुड़ने का काम करेगी। अब देखिए, तो इसमें क्या है? ये अंग। तो इसमें ये जो पंचमा अक्षर है क वर्ग का, ये केवल एक जगह लगता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, इस वाले लाइन में च छ ज छ य, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन झ को लेकर बनाया गया। क्या हुआ? ऐसे झ को लिख दिया था, ठीक है ना। झ को ऐसे लिख दिया था। एक पेपर में पूछा था कि अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण का मतलब जो हमारी लिपि में नहीं लिखा गया है या अमानक उसको मानक न माना गया, तो ये वाला पूछा गया था। जबकि झ को कैसे लिखा जाएगा? झ मानक रूप से ऐसे होगा, अमानक रूप से कैसे होगा? इस तरीके से होगा। बाकी द्विगुण वाला इस लाइन में आपने उस क्वेश्चंस को निकाल लिया। इसके बाद से देख रहे हैं त, थ, द, ध, न। सेम क्या करते हैं लोग? यहां ध्यान दीजिए, ध में और थ में। इसमें क्या होता है कि ये जो थ है और ध है, ध को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। ध को क्या किया जाएगा? इस लकीर के रूप में ये रेखा खींच देते हैं, जो कि क्या होता है? लेखन शैली में यह गलत है। इसका सही रूप क्या है? ध। क्या है सही रूप? ध। एक बात और समझेंगे कि ये जो ध में ये बिंदी आई है, चाहे इस थ में बिंदी आई है, ये गोला आया है, वो कहां से आया है? यही गोला जो होता है अनुस्वार वाला, यही गोला, ये अनुस्वार वाला ये जो बिंदी है, यही बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है और यही क्या बन जाएगा? आपका ध बन जाएगा। तो जहां ये बिंदी होती है, इसके ऊपर से सिरो रेखा नहीं गुजारते हैं। तो ध जहां किसी भी किताब में आप देखेंगे ध लिखा होगा तो इसके ऊपर से नहीं इस सिरो रेखा क्या होगी? इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी। जैसे अगर कहीं भी थ होगा तो देखिए, थ आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर थ ऐसे है और इस पे ऐसे लिखा गया है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जब प्रातः लिखते हैं, प्रातः, तो यहाँ एक विसर्ग का जो चिन्ह होता है और इसके ऊपर से आप रेखा, यानी प्रातः काल एक ही शब्द है लेकिन क्या होता है? विसर्ग है, इसलिए इसके ऊपर से रेखा नहीं गुजारी जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए छ है, छ, इसमें भी बिंदी इसके ऊपर से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। तो थ में और ध में इस तरीके का। और एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर मैं ये बता रहा हूं तो आप लिखने में इस तरीके की गलती अगर आपसे हो रही है, जहां भी गलती होगी वहां तुरंत सुधार करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक बार नजरअंदाज करेंगे बार बार वो आदत सी बन जाएगी। समझ में आना। जैसे एक बार आपको अगर थ पे लकीर खींच दिया, ध पे खींच दिया, उसको तुरंत काटिए, पुनः उसको सही लिखिए, क्योंकि यही आदत क्या हो जाएगी, एक दिन आपको घर कर जाएगी और लेखन विधा में आपको ये गलत माना जाएगा और आपका नंबर सीधे सीधे क्या होगा, कट जाएगा। इसी तरीके से प, फ, ब और भ है। भ में भी यही बात है, या जो ध में और थ में और छ में है। भ में बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होता है, अमानक हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और एक तरीका ये है कि इसके ऊपर से लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और एक तरीका ये है जो कि क्या होगा, सही होगा। तो इतना क्वेश्चन सेव कर लीजिए, ये भी बातें सेव करना होगा कि ये तरीका गलत होगा, क्योंकि इसमें से दे देगा कि इनमें से अमानक है या शुद्ध वर्ण है या अशुद्ध वर्ण है। तो ये सारी चीज लिखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया। लिख डालिए, जल्दी लिखिए, ये पूरा लिखिए। चलिए, अब इसको देख लीजिए, एक जो बच गया है, ये जो बच गया है इसको बोलते हैं क्या, नुक्ता, नुक्ता चिन्ह है ये। और नुक्ता चिन्ह ये 5 वर्णों में लगता है, 5 वर्णों में, क, ख, ग, ज और फ। इन 5 वर्णों में ये नुक्ता चिन्ह लगता है। ये जिस वर्ण के पहले लगेगा किसी, ये जो 5 वर्ण है, क, ख, ग, ज, फ, इनके पहले लगेगा। और इन दोनों को अरबी और किस नाम से जानेंगे, फारसी, क्योंकि दोनों की लिपि क्या है, अरबी और फारसी की लिपि एक ही है, इसलिए इन वर्णों को अरबी या फारसी वर्ण भी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अरबी या फारसी शब्दों के पहले ये नुक्ता चिन्ह लगेगा, कितने अक्षरों के पहले लगेगा, तो 5 अक्षरों के पहले लगता है। आप ध्यान देंगे, देख रहे हैं ना, अक्षरों के पहले लगता है, 5 अक्षरों में लगेगा। ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें एक मुद्रण में एक गलती हो गई है, जिसमें केवल ख, ज और फ, इन 3 की बात की गई है। तो यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसआई में ये पूछा जा चुका है कि किन कौन कौन से वर्ण जो है नुक्ता चिन्ह वाले हैं या नुक्तेदार हैं, तो उनमें या कितने वर्ण हैं, तो उनमें जवाब जो दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है ना। और ये 5 जवाब पहले कौन लाए, तो राजा शिव प्रसाद। किसने लाया, राजा शिव प्रसाद, जिनको सितारे ए हिंद, सितारे ए हिंद की उपाधि दी गई है, सितारे हिंद की उपाधि दी गई है। और 5 वर्णों के पहले ये लगता है। लिख डालिए। 3 वाला जवाब गलत नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में पहले छापा है, इसलिए आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओल्ड एनसीईआरटी वाला जवाब अब बदल जाएगा, जब न्यू एनसीईआरटी अच्छे से प्रकाशित होगी तो उसमें ये बदलाव हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बंद करो आप। चलो, दूसरा क्या था जी, अध्ययन की सरलता के लिए, अध्ययन की सरलता पर पहला हम पढ़ लिए क्या, स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन, ये हो गया।
ये पहला था। अब दूसरा पढ़ेंगे अध्ययन की सरलता हेतु अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अब देखिए क्या होता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, क्या दिक्कत है क्या कोई? अंतस्थ व्यंजन में अगर आप देखेंगे तो उच्चारण स्थान पर स्पर्श होगा। जीभ क्या करेगी? जीभ उच्चारण स्थानों को स्पर्श करेगी, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करेगी, लेकिन कहीं भी पूर्णतः स्पर्श नहीं होगा। लेकिन कहीं भी पूर्णतः स्पर्श नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इनकी संख्या कितनी होगी? 4। इनकी संख्या हो जाएगी 4। य, र, ल और व, ये इनकी संख्या हो गई। इसमें से जो ये पहला होगा य और व, इसको बोलेंगे अर्ध स्वर। किस नाम से जानेंगे? अर्ध स्वर व्यंजन के नाम से। इसी को एक और नाम से जानते हैं संघर्षहीन, यानी संघर्ष नहीं होगा, संघर्षहीन व्यंजन। लिख लीजिए, य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। पूछता है कि अर्धस्वर की संख्या कितनी है, तो 2। कौन कौन? य और व। हो गया, जल्दी लिखो। लिखिए, जिसमें से अब र को देखेंगे, यदि आप र को देखें तो इसको बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित, या इसी को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। हो गया ना? र को प्रकंपित यानी कंपन होगा, थोड़ा सा लुंठित होगा, जीभ मुड़ेगी। ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की संख्या होगी 1। और कौन सा होगा? र। ये देखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, नेट जेआरएफ में पूछा है, टेट में पूछा है, ठीक है ना? बाकी एसआई में पूछा हुआ है, पुलिस में पूछा हुआ है। लॉ के बारे में, लॉ क्या है? तो यदि आप लॉ के बारे में देखें तो लॉ को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। किस नाम से जानते हैं? पार्श्विक व्यंजन, जिसमें पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारे। क्या होगा? बगल या किनारे। तो जब लॉ व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे तो हमारा, जैसे आप उच्चारण करके खुद देखिए कि ल वर्ग का जब उच्चारण कर रहे हैं तो ल तालु में जाके चिपकेगी, और बगल से जब तक उच्चारण रहेगा ल का, बगल से किनारे से हवा का निष्कासन होगा, ठीक है ना? ल तो देखेंगे बगल से या उसके मध्य हिस्से से हवा का क्या हो रहा है? बगल किनारे से उसका उच्चारण हो रहा है। तो अगर पार्श्विक व्यंजन को लेकर नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था 2015 में, प्रयत्न के आधार पर लॉ है। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर लॉ है, तो क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन होगा। लिख लीजिए इसको। हो गया।
ये यूपी बीसीएस में भी पूछ चुका है, नेट जेआरएफ में, टीजीटी में, टेट में, साई में, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। चलिए, नींद आ रहा है क्या? और क्या, जब नींद आएगा तो आराम से पढ़ते पढ़ते सो लेना, फिर उठ के पढ़ लेना। क्या दिक्कत है इसमें? अब अगला हेडिंग डालेंगे, ऊष्म व्यंजन, जो तीसरा होगा अध्ययन की सरलता पे। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 बताई गई है। ऊष्म का मतलब क्या होगा या अर्थ क्या होगा? गर्म। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा का निष्कासन हो, गर्म वायु का निष्कासन हो, ठीक है ना? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु का निष्कारण हो या निष्कासन हो, क्या कहलाएगी? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। इनकी संख्या कितना होगा? 4। संख्या कितनी होगी? कौन कौन होगा जरा देख लीजिएगा। शो, हो, शो, हो, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो गया। अब देखिए, इसको बोला गया है कि जब जीभ क्या करे, देखिए जब जीभ क्या करेगी, जब जीभ तालू में जाके स्पर्श करेगी, ये होगा कि जब जीभ मसूड़े से स्पर्श करेगी, मसूड़े, और यहां होगा जब जीभ दंत से स्पर्श करेगी, ठीक है ना? तो इन तीनों सौ को, एक को जब तालू में स्पर्श करेगी, एक मसूड़े में स्पर्श करेगी और एक दंत में स्पर्श होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको शेर वाला स मत बोलिएगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि शेर वाला स या सलजम वाला स, ठीक है ना, या शाकाहारी वाला स। तो अगर ये शेर वाला स है तो फिर ये स कौन है? समझ में आ रहा है ना? शेर वाला कोई स तो किसी किताब में नहीं, कि शेर वाला स है, फिर शाकाहारी वाला स हो जाएगा, साजन वाला स हो जाएगा, ससुर वाला स हो जाएगा। ऐसा होगा? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता। वो हम एक चित्र बना के मस्तिष्क में शुरुआत की क्लासेस में एक चित्रण करने के लिए ऐसा करते थे, बाकी ऐसा स नहीं होता है। इस तरीके से स होगा। तालू से जो संपर्क वाला स है, यानी जब देखेंगे कि जीभ जब तालू में संपर्क कर रही हो तो यहां इसको बोला जाता है कि तालव्य स। क्या बोलते हैं? तालव्य स। अब इसमें जो ये व्य शब्द बार बार आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये बारीकियां हम समझ नहीं पाते, महीन जानकारी आपके दिमाग में पहुंच नहीं पाती है, किताबों की नजर नहीं पहुंच पाती है, व्याख्या सही रूप से नहीं हो पाता। जैसे यदि मैं बात बोलूं कि इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बोला जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई शब्द है और वह व्यक्तिवाचक रहा, ठीक है ना, फिर उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ के उसको हम क्या कर दिए? विशेषण की तरह उपयोग में ला दिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक शब्द है पाकिस्तान, एक शब्द क्या है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ई जोड़ के हम बोल देंगे पाकिस्तानी, तो अब वो विशेषण हो गया ना। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानी, अमेरिका तो अमेरिकी, यानी वहां के लोग, यानी उसका व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसी तरीके से जब ये स जीव में जाके जब तालु स्पर्श करती है तो ये तालु वाला स्पर्श
तालु वाला स्व हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तालव्य स्व। ऐसे ही जीव जब मसूड़े में जाके स्पर्श करेगी तो इसको क्या बोला जाएगा? मूर्धन्य स। ऐसे ही जीव जब दंत में जाके स्पर्श करेगी तो इसको बोला जाएगा दंत्य स। इसको एक ध्यान देंगे, इसको मूर्धन्य मूल या मसूड़े मूल स्वर भी कहा जाता है, या एक तरीके से आप समझे दंत मूल शब्द भी बोला जाता है, दंतमूल स। जैसे कहने का क्या मतलब है, दंतमूल स क्यों बोलेंगे? क्योंकि दांत का जो मूल है, दांत का मूल क्या होगा? नाक, मसूड़ा होगा ना। मसूड़े में जब जाके वो संपर्क करेगा जीव, तो इसका मतलब उसको दंतमूल, अगर मूर्धन्य नहीं दिया है तो दंतमूल दे देगा। दंत देने की वजह से आप ये नहीं समझेंगे कि दांत की बात हो रही है, दांत की तो बात हो रही है, लेकिन दांत के साथ उसके मूल की जो प्रियॉरिटी है, प्रमुखता है, उसको रखा जा रहा है। तो ये हो गया ना। एक जो बचा है ह को आप देखेंगे इसका उच्चारण कंठ से भी होता है, आगे ह के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यह ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर है ना बेटा? अब आगे लिखिएगा, घोष कंपन या नाद के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार। घोष कंपन या नाद के आधार पर व्यंजन के प्रकार। नाद का भी मतलब ध्वनि ही का कंपन से ही होता है। घोष कंपन या नाद के आधार पर व्यंजन के प्रकार हो गया। तो लिखिएगा, कंपन घोष या नाद के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होगा सघोष या घोष, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना? अघोष, सघोष या घोष हो गया। अब ये आपको समझना होगा कि इन दोनों शब्दों में एक चीज क्या है, कॉमन है। क्या देख रहे हैं? घोष क्या है? और घोष का मतलब होगा क्या? कंपन, या इसी को बोलते हैं क्या? झंकृत, जिसको आप बोलते हैं झंकार। ठीक है ना? और इसमें एक शब्द लगा, एक उपसर्ग लगा है अ, और अ का मतलब होता है क्या? नहीं या रहित। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिका का मतलब कि जो उच्चारण करने वाली तंत्रिकाएं हैं उनमें झंकृत, झंकार या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा? स्वर तंत्रिकाओं में झंकृत उत्पन्न नहीं होगा। तो अब प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी प्रत्येक वर्ग तो 5 वर्ग होगा, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो 5 वर्ग का पहला और दूसरा मिला के कितना हो जाएगा? यानी 5 वर्गों का 10 हो गया, और तीनों जो 100 है, टोटल मिलके कितना हो गया? 13। तो इनकी संख्या हो गई 13। अब इसमें जो दूसरा प्रकार था सघोष, या जिसको बोला गया था घोष, तो 100 इसमें उपसर्ग है,
और इसका अर्थ होता है साथ या सहित। और घोष देखिए, केवल इस उपसर्ग के आ जाने से, जैसे इसमें अ उपसर्ग के आ जाने से और इसमें स उपसर्ग के आ जाने से अर्थ में क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो उपसर्ग का मतलब यही हो गया कि मूल शब्द में किसी शब्द के पहले या उस शब्द के पहले आके उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग होते हैं। बाकी यहाँ घोष का मतलब वही कंपन या झंकृत। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में झंकृत उत्पन्न हो, झंकृत यानी कि कंपन उत्पन्न हो। क्या हो, कंपन उत्पन्न हो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में एक प्रकार का झंकृत या कंपन उत्पन्न होता है तो क्या कहलाते हैं, व्यंजन सघोष कहलाते हैं। अब इनकी संख्या यदि आप देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होगी, तो पहले समझ लीजिए, फिर इसकी संख्या बताइएगा। संख्या इनकी होगी 31। कितना होगा, 31। कौन कौन होगा, तो यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला यानी प्रथम और द्वितीय हो गया, तो बचा है क्या, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम यानी पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का जब तीसरा, चौथा, पांचवा होगा तो हर एक वर्ग में कितना हो गया, 3। तो 5 वर्ग में कितने वर्ण सघोष होंगे, तो प्रत्येक वर्ग में 3 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 वर्ग है और 5 में 3 होगा, तो यानी आपके जो वर्ग होगा उससे कितने आ जाएंगे सघोष व्यंजन, 15। इसके अलावा कौन होगा, इसके अलावा आपके होंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और कौन कौन है, य, र, ल, व। तो अब 15 4 कितने हो गए, 19। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं यानी कि सभी स्वर, और सभी स्वरों की टोटल संख्या कितनी है, 11। तो 11 और 19 कितना होगा, 30। एनसीईआरटी में क्या किया है, ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ तक बात दिया हुआ है, और इसके अलावा उसमें ह को भी दिया है। क्या दिया है, ह। तो 30 एक कितना हो गया, 31 हो गया। यानी सभी वर्णों की जिसमें प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग में 3 तो 5 वर्ग में 15, और उसके बाद से 4 अंतस्थ व्यंजन 19, और सभी स्वर यानी 11 30, और उसके बाद से एक ह जिसको अकुह विसर्जनीय संस्कृत में पढ़ते हैं, यानी कंठ वर्ग का एक वर्ण जो ह है वह 31 हो गया। ओल्ड एनसीईआरटी में इसको 30 छापा है, मुद्रण की गलती है। क्या गलती है उसमें, ये अक्षर तो पूरे दिए हुए हैं, अक्षर सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और ह को दिया है, लेकिन काउंटिंग करने में, गिनती करने में उसने 30 लिख दिया है, जो मुद्रण का क्या है, त्रुटि है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए अब इसके आगे वाला करिए, मिटाए, रोको। अब देखेंगे वाय प्रक्षेप, वाय प्रक्षेप या प्राणवायु या मुख से हवा के निष्कासन पे।
इतनी बातों पे अगर आपसे पूछता है कि वर्ण के प्रकार या व्यंजन के प्रकार हैं तो कितने होंगे? दो। पहला होगा क्या? अल्प प्राण। दूसरा महाप्राण। दूसरा क्या होगा? महाप्राण हो जाएगा। अल्प प्राण में जो अल्प शब्द है इसका अर्थ होता है थोड़ा या कम, और जो एक शब्द प्राण है इसका अर्थ दिया हुआ है वायु और वायु या हवा। गौरतलब बात यह है कि हम ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्राण वायु के नाम से। क्या यदि व्यक्ति जिंदा है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है? तो बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि तभी उसका रिस्पायरेशन श्वसन क्रिया होगा और उसमें भोजन का अपचयन हो पाएगा। उसके बाद यदि व्यक्ति डेथ कर जाए, मर जाए, तब क्या प्राण वायु ऑक्सीजन कहना ठीक रहेगा? अगर ऑक्सीजन से ही व्यक्ति जिंदा रहता है और वही प्राण है, तो जब व्यक्ति मर जाए तो ऑक्सीजन उसमें ठूस दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये समझ लेना, एक साइंस का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं दिमाग में कि कितने आधार पे या किस संदर्भों में आप ये बोल सकते हैं कि प्राणवायु ऑक्सीजन है। किन परिस्थिति में बोला जा सकता है, किन परिस्थिति में नहीं, ये आपके दिमाग में मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। तो अल्प का मतलब थोड़ा या कम, और प्राण का मतलब हवा और वायु से संदर्भित हो जा रहा है। जैसे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा का निष्कासन हो, मुख से कम यानी अल्प हवा का निष्कासन हो या अल्प हवा निकले हो, क्या कहलाएगा? बोलो, अल्प प्राण ना? अल्प प्राण की संख्या कितना होगा? कैसे? अभी रुक जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन वर्ण होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग में अगर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग है तो हर एक वर्ग से 3, तो वर्गों की संख्या है 5। तो यानी टोटल अल्प प्राण जो वर्ण होंगे वर्ग से, तो 3 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। आप जानते हैं, बार बार इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, यर और लव। तो ये हो गया कितना? 19। इसके बाद सभी स्वर, इसके बाद क्या? सभी स्वर, और सभी स्वरों की संख्या कितनी है? अ से लेकर अ तक 11। तो ये संख्या कितनी हो गया? 15, 4, 19, 11। 15, 4, 19 और 11 कितना हो गया? 30। बाकी आप लिख लेंगे, सभी स्वरों को लिख लेंगे जो अ से लेकर अ तक है, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन जो य और ल है, ये तो हो जाएगा ना अब। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, क, ग, अंग हो जाएगा, ऐसा ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, जरा आप देखिएगा, साहित्य से वो क्वेश्चन जुड़ जाता है कि स्वरों को यहां से समझिएगा, यदि सभी स्वर अल्प प्राण है तो सभी स्वरों को अल्प प्राण किसने कहा है? सर्वप्रथम सभी स्वरों को अल्प प्राण की उपमा किसने दिया है? तो ये दिमाग में रखेंगे
कि जो जिनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको माना जाता है? आधुनिक हिंदी व्याकरण का पाणिनि या व्याकरण व्यवस्थित करता जिसको कहा जाता है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा? सबसे पहले ये बोला कि सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे और इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि या व्याकरण व्यवस्थित करता कहा गया है। इसके पहले जो एक और है हिंदी साहित्य में, जो अपभ्रंश के पाणिनि कहलाते हैं। क्या नाम है? हेमचंद्र गुरु। तो अपभ्रंश पाणिनि जिनको अपभ्रंश का पाणिनि जिसको कहा जाता है वो कौन है? हेमचंद्र है। तो ये भी साहित्य का क्वेश्चन रहता है दिमाग में, आप इसको भी सेटअप करके रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है यानी जो दूसरा प्रकार है प्राणवायु या वायु प्रक्षेप की दृष्टि से क्या है? महाप्राण है। मिटा इसको ना। चलिए अब महाप्राण के बारे में देख लीजिएगा। महाप्राण में महा शब्द का अर्थ क्या है? अधिक या ज्यादा, और प्राण का संदर्भ वही हवा या वायु। जब अल्प प्राण पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया था तो बचा हुआ कौन वर्ग का वर्ण था? दूसरा और चौथा। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस और कितना? समस्त उष्म वर्ण की संख्या कितना होगा? 4। उष्म वर्णों की संख्या कितनी हो रही है? 4। तो अगर देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग में 2 वर्ण आ रहा है, जैसे दूसरा और चौथा, तो 5 वर्ग में कितना हो जाएगा? 5 वर्ग में हो जाएगा 10 वर्ण। और समस्त उष्म वर्ण का मतलब कि तीनों श, ख, श और ह, ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 14। तो इनकी संख्या हो जाएगी महाप्राण का कितना? 14। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके आगे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि महाप्राण में हकार की ध्वनि होती है। किसकी ध्वनि होती है? हकार की ध्वनि होती है, जबकि अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं होती है। हकार की ध्वनि का मतलब ह का उच्चारण नहीं होगा। ऐसे वर्णों को बोलेंगे तो ह जैसे शब्द नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो यहीं तक बस, आगे की क्लास में देखा जाएगा। रखिए।